हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं टॉप 50 साइंस से क्वेश्चन कराऊंगा जो कि रेलवे, एसएससी और वनडे एग्जाम सबके लिए काम आपके आने वाले हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं, लेकिन यही सवाल घूम घूम के हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये मैं सोचा कि रेलवे का है तो रेलवे में ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये हर एग्जाम में ये सवाल आए हुए हैं, क्योंकि रेलवे और एसएससी की एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराता है, तो टीसीएस सवालों को पैराजंबल करते रहता है। डेट मीन्स एसएससी का रेलवे में डालता है, रेलवे का एसएससी में डाल देता है। यदि आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा। और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो ये आपने कक्षा 9th 10th में पढ़ा होगा। प्रकाश एक चैप्टर था जिसमें आपने अपवर्तन परावर्तन सब पढ़ा होगा, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो क्या होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। तो सब जानते हैं अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है, उसका रीजन ये होता है कि वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखने का किसके कारण होता है। तो सब देखते हैं सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। इसके पीछे एक ही रीजन है, वह है स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर झुकती है, अपवर्तित नहीं होती है, अभिलंब की ओर झुकती है, या आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यार क्या फ्रेंड, जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से और झुकेगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या होता है। तो आप घर में भी दे सकते हैं, आप कोई भी लकड़ी या पेंसिल आप जब डालेंगे पानी में तो हल्की टेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है ना, टेपर दिखाई देती है। उसका रीजन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। डेट मीन्स क्या है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है हमारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण होगा तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्घ्य से स्वतंत्र, या लाल रंग के अधिकतम। तो फ्रेंड, जब भी विचलन कोण की बात करेगा तो ये हमेशा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि देखिए, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग सिग्नल लाइट पे किया जाता है, ठीक है ना। और वायलेट नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप देख ही सकते हो ऑप्शन में चश्मा ही है जो अपवर्तन सिद्धांत में अंग होता है। जैसा किसको निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो चश्मा का प्रयोग करते हैं। चश्मे क्या होते हैं, लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये तो बचपन से आप देखते आ रहे होंगे, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, प्रकीर्णन तो नहीं होगा, यही होगा तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आंखों की अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख को कहा जाता है। तो आप सब देखते हैं ना, कभी कभी जब आप आंख अंधेरे में जाएंगे तो आपकी पुतली बड़ी हो जाती है, और जैसे उजाले में आएंगे आपकी आंख की पुतली छोटी हो जाएगी। तो वो उसको कौन नियंत्रित कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए, समंजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो सौर ऊर्जा प्रणाली संबंधित जो सिद्धांत है वह है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मरीजों के दांतों की बड़ी प्रतिबिंबियों को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। तो किसी का हमें बड़ा इमेज अगर हमको चाहिए तो वहाँ पे हम अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और जो आप बार बार के नाई के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी जो कांच जो शीशे लगे होते हैं वो भी अवतल दर्पण ही होते हैं। टार्च के हेडलाइट है वो भी अवतल दर्पण होते हैं, बाइक की हेडलाइट वो भी अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है ना। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो जो आकाश का नीला रंग होता है या सूर्य का लाल रंग होता है वो होता है स्कैटरिंग के कारण। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणें प्राप्त करने के लिए समांतर टार्च, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने भी आपको बताया, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अगर आपका बाइक है, कार है, तो आप देखते हैं ना, जब पीछे से कोई गाड़ी अगर आपको आ रही है तो उसका जो इमेज जो देखते हैं, जो छोटा सा मिरर लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, लेकिन जो कार के जो आगे हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, वाहनों में पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने बताया आपको, क्या, उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से
उसके द्वारा नियंत्रित डिवाइस तक सिग्नल पहुंचाता है। तो जो भी रिमोट है उसमें हम इंफ्रारेड का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो एकमात्र हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन हमारा नहीं होता है, एकमात्र एक प्रोटॉन हमारा होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है ना। अगला सवाल है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को रूप में जाना जाता है। तो परमाणु नाभिक जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसी का जो टोटल योग होता है वो होता है हमारा द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु क्रमांक भी पूछा था एग्जाम के अंदर, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा, डेट मीन्स वो एटॉमिक नंबर की आपसे बात कर रहा है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देगा तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना। अगला सवाल है, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को कहा जाता है। तो इसी को ही अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। उसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू भी आपको क्या रखनी है, 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। तो देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इन्होंने एक परमाणु मॉडल पढ़ा होगा आपने 10th में, तो उसमें इन्होंने किसका वर्णन नहीं कर पाया, इस वजह से ये मॉडल फेल हो गया था हमारा। इसलिए क्या नहीं बता पाया हमको, परमाणु के स्थायित्व, परमाणु की स्टेबिलिटी के हमको बारे में नहीं बता पाया हमको, यही इसकी कमी थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की। ठीक है ना। अगला सवाल है, बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है। अब बोहर कक्षा स्थिर इसलिए थी क्योंकि इन्होंने ये बता दिया था कि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा होती है, यानी वो अपनी ऊर्जा को नहीं खोते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो कैसे घूमते हैं वो, वृत्ताकार कक्ष में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, आपने पढ़ा होगा, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है ना। तो ड्यूटेरियम हमारा ये होता है 1H2। अब ड्यूटेरियम में क्या होता है, देखिए इसमें हमको साफ तो दिख रहा है, इसमें एक न्यूट्रॉन होगा और 2 प्रोटॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो कैथोड किरण का जो प्रयोग था वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया, और इन्होंने आगे चल के इलेक्ट्रॉन की खोज करी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी, जॉन डाल्टन ने परमाणु का मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने भी परमाणु का मॉडल दिया। ठीक है ना। अगला सवाल है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या का प्रयोग हम परमाणु का आकार नापने के लिए हम करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 सही है, गलत होगा। तो हम पहले एक एक ऑप्शन देखते हैं। अब सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, मुझे पहले गलत मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या बनाती हैं फिर, देखिए जो भी मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं, ये आपको याद रखना है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल हमारे होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। और देखिए धातुओं को आवर्त सारणी बाईं ओर रखा गया, ये बिल्कुल सही करेक्ट है। धातुएं प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, ये भी सही बात है। और धातुएं बंध निर्माण के दौरान धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने प्रवृत्ति दर्शाती हैं, ये भी सही बात है। ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रकृति में पाई जाने वाले धातु के यौगिक को कहा जाता है। तो जो भी धातु यौगिक होते हैं उनको हम कहते हैं अयस्क। ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। ठीक है ना। थोरियम का अयस्क क्या है, मोनोजाइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन थोरियम का अयस्क है। तो थोरियम का जो अयस्क है वो किसका है, मोनोजाइट का। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु है। यहाँ अधातु की बात कर रहा है, नॉन मेटल की बात आपसे कर रहा है ये। ठीक है ना। नॉन मेटल, देखिए एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो अगर आपसे मेटल पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे पारा, मरकरी। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं नॉन मेटल की, तो पारा तो हमारा आंसर होगा नहीं, और पारा ने ऑप्शन दिया भी नहीं है, हो सकता है कन्फ्यूजन आपको दे भी सकता था। इसका आंसर है ब्रोमीन। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। अगला सवाल है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। अब आप सब देते हैं, आप में से बहुत सारे लड़के जिम जाते होंगे, अपनी बॉडी को फिट रखते होंगे, तो वहाँ क्या लेते हैं आप लोग, प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन शेक पीते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे मंगाते हैं, एंडोरा मास क्या क्या आजकल आ गया मार्केट में। तो क्या होता है, प्रोटीन तो होता है, आप क्या खाएंगे, आप खाएंगे प्रोटीन से भरपूर भोजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? ये सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किससे मिलेगी? देखिए, इसको तो आप छोड़ दीजिए। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको उससे भी नहीं मिलेगी। जैसे आप रनिंग करके आए, बहुत रनिंग करके आपने ग्लूकोज का पानी पिया, तो आपको तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी की अगर बात करेगा तो आंसर कार्बोहाइड्रेट आएंगे। आप ये तो देखो प्रोटीन होगा या वसा होगा। अब देखो प्रोटीन वसा सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है? वसा में होता है फैट, तो एनर्जी आएगी उससे से मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सवाल को आप कर सकते हैं, कॉमन सेंस से सवाल को। अगला सवाल है, साइनोकोबलाबिन विटामिन का मानवनिर्मित रूप है। साइनोकोबलाबिन बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर। साइनोकोबलाबिन विटामिन B12 में पाया जाता है। और सवाल की तरह आपसे ये पूछता है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु ये B12 में ही पाई जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल है, ग्लाइकोजन शरीर में का भंडारण करता है। तो ग्लाइकोजन जो है हमारे लीवर में स्टोर होता है और ये कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है। एक मिनट, ये रहा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अगला सवाल है, भ्रूण को माँ के रक्त से एक विशेष ऊतक की सहायता से पोषण मिलता है जिसे कहते हैं। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको भी आहार की जरूरत होती है, उसको भी पोषण की जरूरत होती है। तो उसको जो खाना मिलता है वो मिलता है किससे? गर्भनाल से, ठीक है ना, गर्भनाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधे को हरा रंग देता है। तो आप बचपन से सवाल को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें Mg धातु पाई जाती है, ठीक है ना, मैग्नीशियम। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो आप सब जानते हैं ये हमारे आंत में बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा इस विटामिन बनाया जाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है कि कभी आपको चोट वोट लगती है तो रक्त का थक्का बन जाता है ना, वो क्यों बनता है? उसका रीजन है हमारा विटामिन के। अगर ये नहीं होगा तो आपका क्या, ब्लड कंटिन्यू आपकी बॉडी से प्रभावित होते रहेगा, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजहर का कारण बनता है? तो काला अजहर का कारण बनता है वो बनता है लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दंत क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको जल में मिलाया जाता है? तो जो भी आप टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हो उनमें क्या होता है? उनमें फ्लोराइड होता है। राइट आंसर होगा हमारा फ्लोराइड। और रेलवे में एक सवाल पूछा गया था कि मुंह का मान, जब मुंह का पीएच का मान कितने से कम होता है तो जिससे हमारा दंत क्षरण होने लग जाता है। ये क्यों होता है? जब हमारा पीएच वैल्यू मुंह की 5.5 से कम हो जाती है, याद रखिएगा 5.5 एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। ये सवाल आया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं गूगल पे जाके। अगला सवाल है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो जो इंसुलिन है ये अग्न्याशय से निकलती है, हमारे लैंगरहैंस की दीपिका बीटा कोशिकाएं से। और इंसुलिन हमारी बॉडी क्या करता है? जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा शुगर यानी मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधों को एक उदाहरण है। तो ऐसा पौधा हमारा कौन सा है? वो है शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी। पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं? तो पुष्प में एक होता है हमारा पुंकेसर और एक होता है हमारा स्त्री केसर, यही हमारी जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी रिसेंटली ये एलपी में भी सवाल को पूछा गया है इसी साल, ठीक है ना। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है ये होती है हमारी एंजियोस्पर्म में, आवृत बीजी में, ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जो पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो बनी होती है किसकी? सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। डैश आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा विनियमित भी नियंत्रित करता है। तो कौन सा करता है? वो करता है हमारा आइरिस परितारिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तो फ्रेंड ये हमारे टॉप 50 सवाल खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक शेयर करना, चैनल पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।